प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम क्लास 11 के फिज़िक्स जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आया हुआ है मैं संपूर्ण हल करने जा रहा हूं, जो आपका जो है वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्धवार्षिक के लिए तो था ही, लेकिन वार्षिक के लिए भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। 50% लगभग क्वेश्चन आपके जो है ये आप देख सकते हैं कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है इसको मैं संपूर्ण हल करूंगा अभी, और हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यू वीडियो से बने रहें और देखते रहें शुरू से लास्ट तक। पूरे संपूर्ण वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। और बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बोला हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन को दबाना भूलें ना, जिससे कि जो भी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके बेटा, ठीक है। अब चलिए हम आपको हल करके बताते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और जब भी मैंने बोला है कि जब भी मैं हल कराता हूं या कोई चीज़ बताता हूं तो नोट उसको ज़रूर करिए। और चलिए हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 है। सेट का नाम है NV। और बच्चों देख सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा और उसको पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको समझा करके पूरे रीजन आपको बताऊंगा कौन ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और आपका पहला का जो कह रहा है सरल लोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई के मापन में त्रुटि 2% और आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 3% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। क्या होगा वो आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वन का क मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वन का क क्या होगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर वन का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम आपको हल करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो हम हल करते हैं बेटा और बताते हैं आपको। जैसे इसमें मेरा जो कह रहा है कि किसमें अधिकतम त्रुटि, जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ देखो कह रहा है लंबाई में मापन में त्रुटि 2% है। तो अगर लंबाई के मापन में त्रुटि 2% है, इसका मतलब ये दिया हुआ है डेल्टा L बटा L इंटू 100 इक्वल टू 2% दे रखा है। और जैसा कि आवर्तकाल इसमें देखो दे रखा है, आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 3% का है, तो आवर्तकाल के मतलब हो जाएगा कि डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, यानी आवर्तकाल में त्रुटि बराबर आपका 3% दिया हुआ है। और आपको हम बता दें आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट में होता है L अपॉन G होता है बेटा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जब वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हो कि अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा T² और इधर हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और रूट हट जाएगा L अपॉन G हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम G का मान निकालूंगा तो G इधर आएगा, तो G गुणते हो जाएगा T² इक्वल टू 4 पाई L हो जाएगा बेटा। जब हम G का मान निकालूंगा तो आपका 4 पाई L बट्टे में आ जाएगा मेरा T²। और जब हम G के मान में जब त्रुटि निकालेंगे बेटा तो डेल्टा G अपॉन G लिखूंगा मॉड के अंदर, फिर मैक्स हो जाएगा इंटू 100 इक्वल टू आप लिखेंगे आपका जो फार्मूला में जो राशि है उस कांस्टेंट पर निर्भर नहीं करता प्रतिशत त्रुटि, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, यल में त्रुटि। तो यल में त्रुटि का मतलब डेल्टा L बाई क्या लिखूंगा, L इंटू 100 और प्लस हमारा जो T का पावर 2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो 4 पाई हो जाएगा 4 पाई L। और मैं अगर मान लो ऊपर ले जाना है तो T पावर -2 लिखूंगा, नीचे कोई भी नहीं है तो 1 दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो घात है अधिकतम त्रुटि में, तो इसका जो घात है -2, लेकिन 2 इंटू में लेकर के T में त्रुटि यानी डेल्टा T अपॉन T कर देंगे और इंटू आप 100 लिख देंगे। अब देखो लंबाई में जो त्रुटि होता है बेटा, वो लंबाई में त्रुटि हमारा 2% है, तो यहाँ पे 2% कर दीजिए।
2 गुणते यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है और्तकाल में त्रुटि 3% कर देंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि 2 हो जाएगा, 2% यहाँ और 2 तिहाई 6% यहाँ, और दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो हो जाएगा 8%। तो आप सोच सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है पहला का क कौन सा सही होगा। तो आपके दिमाग में आ गया होगा बेटा अब तक कि हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा सही होगा, तो 8% वाला सही होगा। अब देखो ऑप्शन में मेरा जो दिया हुआ है अ ब स द, तो 8% कौन है, ये है द वाला है, तो हमारा कौन सही होगा, द वाला सही होगा। तो मैं इसके सामने द लिख करके बेटा ऐसे इसको हम आंसर लिख देंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मेरा पहला का जो क है द सही है। ठीक, अब आपको हम ले चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो ख है वो MC² का बीमी सूत्र होता है। तो कौन सा होता है, इसमें जो रियल में होता है वो 2 जगह दिया हुआ है, तो मैं इसको सही निकाल कर बताता हूँ कि ml² T⁻⁻2 कैसे आता है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 1 का ख आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए कि 1 का ख कैसे निकालना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 के ख में आपको करना क्या है, MC² की बीमा बताना है। तो MC² की बीमा मतलब हो जाएगा यम की बीमा गुणते C² की बीमा। तो यम द्रव्यमान है, इसकी बीमा यम हो जाएगा। C हमारा प्रकाश की चाल है, इसकी बीमा L⁻⁻1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा यम और ये L² और घात हो जाएगा -1 का 2 में गुणा करके लिखेंगे -2। इस तरह से हमारा ml² T⁻⁻2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कौन सही हुआ। तो 1 का जो ख है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में ml² T⁻⁻2 नहीं है बेटा। इसमें आपका देख रहे हैं कि ml⁻2 है, ml² T⁻⁻2 है, इसमें आप देख ही रहे हैं ये वाला मान इसमें देखो दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है। तो ब और द दोनों सही एक ही चीज़ दिया है, हालांकि लिखने में मिस प्रिंट किया हुआ है। तो इसका राइट जो आंसर होता है वो आप कह सकते हैं ख का जो है आपका जो राइट आंसर होगा। तो इसमें दिया हुआ है ब और द, तो कोई भी हम कर लें, जैसे हम कह देते हैं, जैसे ब को कह देते हैं कि हमारा जो ब है वो हमारा आंसर है। अब आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। आप ध्यान से वीडियो से बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए बेटा। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ यदि सदिश वेक्टर A बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो तो A का परिमाण होगा। चलिए हम आपको बताते हैं 1 का ग। तो अगर मैं 1 का ग की अगर बताऊँ, जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसका ग बताने जा रहा हूँ बेटा कि ग कौन सही होगा। तो ग में हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन मेरा जो ग है वेक्टर A बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर A बराबर हमारा दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ वेक्टर A निकालने का, तो आप समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर A निकालने का रूल क्या है हमारे पास कि i कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग कर देंगे, j कैप का गुणांक है उसका वर्ग कर देंगे, k कैप का गुणांक -2 है, ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर कर दो बेटा इसको। इसके बाद आप देखेंगे 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मॉड ऑफ वेक्टर A का जो मान आ रहा है 9 4 13 1 14 अंडर रूट में 14 आ गया। ये हमारा इसका परिमाण है बेटा। तो आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है ग में, तो अ ब द स द में आपका द सही है। तो आप यहाँ पे आप द लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं। यानी ये ऑप्शन आपका जो है द लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं, यानी द ऑप्शन आपका सही है। अब उसके बाद हम अगला जो बताने जा रहा हूँ, और अगले क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो क्वेश्चन है बेटा घ में क्या आ रहा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है जे वार्डिन। यानी पहला का घ का कौन सा सही है ऑप्शन, तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला का घ है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का घ क्वेश्चन है, और ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन आपका स है।
यानी 100 ऑप्शन सही है। यानी यह कह सकते हैं कि 100 ऑप्शन आपका सही है, यही आपका आंसर होगा 100। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ 100 और 100 में कौन है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जे वार्डिन है, जे वार्डिन है बेटा, ठीक। अब उसके बाद हम आपको बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। इसमें देखो कह रहा है अंग, यानी पहला का अंग क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। पहले लिख लेता हूँ पहला का अंग, यानी पहला का अंग हम आपको बताने वाले हैं और इसमें कौन सही होगा मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, नीचे आपको हम बताता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ कि यहाँ एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, कण के अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें देखो रेडियस दिया है 1 मीटर, प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यन कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में मुझे रेडियस दिया हुआ है आर का मान 1 मीटर और एन का मान जो दिया हुआ है वो 5 चक्कर प्रति सेकंड दिया है। कुल मिलाकर इसका मात्रक हम हर्ट्ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हर्ट्ज। अब इसमें इसका कहना है कि कण का अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण ज्ञात करना है कि इसके लिए यन दिया है तो आप ओमेगा निकाल लीजिए, यन की सहायता से 2 पाई यन होता है तो 2 पाई हो जाएगा। और एन का जो मान है, एन का मान कितना है तो एन का मान 5 है, रख दीजिए। तो 5 दूनी की कितना हो जाएगा 10 पाई। तो 10 पाई हमको क्या मिल गया? रेडियन प्रति सेकंड मिल गया, कोणीय वेग। उसके बाद ओमेगा निकालने के बाद अब हमको अभिकेंद्र त्वरण AC निकालना। इसका सूत्र होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर का मान हो जाएगा 1, ओमेगा का मान 10 पाई हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, अंदर जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यानी AC इज इक्वल टू 100 पाई स्क्वायर हो जाएगा। मात्रक इसका हो जाएगा रेडियन अभिकेंद्रित त्वरण है, इसका मात्रक जो होना चाहिए वो आपका, हालांकि मात्रक से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है 100 पाई स्क्वायर, देखो 4 ऑप्शन में से जब आएगा तो बताऊँगा। 100 पाई स्क्वायर है तो 100 पाई स्क्वायर ऑप्शन कौन सा सही है भाई? इसमें द सही है। तो अंग का द सही है बेटा। कौन सही है? द। तो यहाँ पे हम अंग का जो ऑप्शन द सही है उसको लिख करके यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा, ठीक। द सही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अंग के बाद अगला क्वेश्चन कौन आ रहा है? च आ रहा है। च की बात करते हैं तो आपका अंग का जो च है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो भाई पहले हम करेंगे क्या कि अगर हम पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है यानी 1 का जो च है, पहले हम इस क्वेश्चन को पहले आपको हल करके मैं बताता हूँ कौन सही होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2, स्टार्टिंग में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसको लिख दूंगा mv स्क्वायर। इसको संवेग में बदलना होगा तो 1/2 mv लिखूंगा, v को बाहर कर दूंगा, ठीक। उसके बाद 1/2 mv को आप p लिख देंगे और v बाहर है तो 1/2 हो जाएगा, p भी हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में है कि संवेग को 2 गुना 2p कर दिया जाता है, तो जब 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप यह कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा बदलेगा। K2 बराबर 1/2, p को 2p में चेंज कर देंगे और v तो मेरा रहेगा ही। तो अब बच्चों करना क्या है कि अब आप देखें ध्यान से, तो मेरा 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा PV आ जाएगा। तो हमारा इक्वल टू हमारा जो है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मैं 2 को बाहर निकाल करके 1 गुणते 1/2 PV लिख दूं तो आप समझ सकते हैं 2 और 1/2 PV को K1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा K1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर K2 बराबर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 2K1। यानी इससे क्या पता चलता है कि अगर हम संवेग को P से 2P यानी 2 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाता है। यानी हमारा जो ऑप्शन है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं कि यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 2 गुनी हो जाएगी। तो आपका अ वाला ऑप्शन सही है। तो अ वाला ऑप्शन सही है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अ ऑप्शन सही है और अ ऑप्शन में लिखा है 2 गुनी। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ।
ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया कि 1 का 6 में आपका ऑप्शन सही है, 2 गुना वाला। ठीक, चलिए हम आपको अगला जो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क बताने जा रहा हूँ बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा। मैं समझता हूँ कि आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको हल करने में नहीं होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या के मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें त्रिज्या में त्रुटि दिया है, एरिया में त्रुटि बताना है। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही आनंद आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, 2 का मैं क बताने जा रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैं हल करना है तो मैं हल लिख दूँ। इसमें कह रहा है त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या में त्रुटि मतलब डेल्टा आर बाई हो जाएगा आर इंटू 100। और इसके बाद अगर हम बात करें त्रिज्या में त्रुटि 1.5% है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके क्षेत्रफल में त्रुटि, तो क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। अगर इसका क्षेत्रफल में त्रुटि निकालेंगे अधिकतम तो इसको माड आप लिखा जाता है डेल्टा ए अपॉन ए, और मैक्स लिखेंगे इसके साथ, इंटू में 100 लिखेंगे। और जो प्रतिशत त्रुटि अधिकतम जो होती है वो राशि पर निर्भर करता है, कांस्टेंट पर नहीं। तो त्रिज्या में त्रुटि तो त्रिज्या आर स्क्वायर है, तो घात को गुणा में लो, आर में त्रुटि डेल्टा आर बाई आर लिख करके इंटू 100 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं 2, ये त्रिज्या में जो त्रुटि है 1.5% है, तो 15 दूनी 30 यानी 3.0%, यानी इसके क्षेत्रफल में त्रुटि कितना आ गया 3.0 यानी 3% की त्रुटि हो रहा है। तो इसके क्षेत्रफल में संभावित अधिकतम जो त्रुटि है बेटा हम लोग को प्राप्त हो चुका 3%। कितना 3%। अगर हम इसी को अगर हम और क्लियर करके अगर हम आपको यहाँ पर अगर लिख करके बताएं तो आप समझ सकते हैं कि आपका वृत्त के क्षेत्रफल में संभावित जो त्रुटि है उसको लिखते हैं मॉड ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए मैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा 3% रिजल्ट आया। यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी हम दूसरा का जो क है, दूसरा का क का आंसर हमारा आ चुका है 3%। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ख। और ख में अगर देखा जाए कि ख किस तरह से जो है कि इसमें कह रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ख वाले क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन सा दिया हुआ है। ये आपका व्यास तो डी है लेकिन यस को क्या बोल रहा है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं न कहीं मिस्टेक है प्रिंट होने में। क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है बेटा। तो हम आपको अगला क्वेश्चन कौन बताने वाले हैं, ग, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ग बताने वाले हैं। और चलिए हम देखते हैं ग क्या होता है, किस तरह से इसको हल करना है। चलिए बेटा हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग। चलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दूसरा के ग में क्या कहा है उसको मैं बता दूं पहले पढ़ करके। कह रहा है किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर आपका वेक्टर यह बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है न्यूटन, और स्थिति वेक्टर आर बराबर इतना मीटर से प्रदर्शित करते हैं। पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनुअल में आने का 99% उम्मीद है, वार्षिक परीक्षा में तो देगा ही देगा। तो बेटा चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग नंबर का क्वेश्चन है और हल, और इसमें जो दिया है उसको मैं करके आपको बताने जा रहा हूँ। दिया है में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको बल सदिश दिया हुआ है बेटा, बल सदिश यानी वेक्टर एफ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 4k कैप दिया है। वेक्टर आर जो दिया है वो दिया है बेटा माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप दिया है। अब क्या करना है, हमें बल आघूर्ण वेक्टर टाउ का मान निकालना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूंगा और वेक्टर टाउ के लिए हमारे पास फार्मूला है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है बेटा। इसका मान कैसे निकलेगा, सदिश मेथड से हम लोग निकालेंगे। वेक्टर टाउ बराबर आप पहले एक साड़ी का चिन्ह बना लेंगे, उसके पहले पंक्ति में i कैप j कैप k कैप लिख दीजिए। उसके बाद देखो 2 3 -4 है, 2
3 - 4 लिख लो दूसरे पंक्ति में। तीसरे पंक्ति में दूसरा सदिश का गुणांक देखो, -2 - 3 4 है, तो -2 - 3 4 है बेटा, इस तरह से लिख लीजिए। अब इसका क्या करिए, इसका प्रसार करिए। तो जब आई कैप लेते हैं तो प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, तो ये स्तंभ पंक्ति घट जाएगा, 3 - 4 3 - 4 लिख दीजिए, और नीचे -3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह के साथ लेना है, -j कैप ले लीजिए। उसके बाद ये छोड़िए, ये 2 - 4 2 - 4 -2 4 है, -2 4 है, इसको लिख लीजिए ऐसे, प्लस k कैप हो जाएगा। साड़ी का चिन्ह बना लीजिए, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। फिर 2 3 -2 -3, तो 2 3 -2 -3 है। अब इसमें क्रॉस गुणा कराना है, तो आई कैप तो रहेगा, अब क्रॉस गुणा इसमें कराइए। तो क्रॉस गुणा होता है +3 का +4 में गुणा होगा, तो 12 कर दीजिए। नीचे से ऊपर के लिए माइनस लिखा जाता है, -3 का -4 में गुणा कराएंगे तो +12 माइनस के सामने डायरेक्ट लिखा जाता है, -j कैप हो जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, माइनस लगा लीजिए, -2 - 4 में तो हो जाएगा +8, और +8 यहाँ पे रखेंगे तो आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, k कैप हो जाएगा। अब ये 2 का -3 में गुणा करिए, -6 माइनस लगा लो, नीचे से ऊपर गुणा करने के लिए -2 का +6 में गुणा करेंगे तो -6 आएगा, जो +6 कर देगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका आई कैप इंटू में 0 हो जा रहा है, -j कैप इंटू में 0 हो जा रहा है, प्लस का ये k कैप हो जाएगा और ये भी 0 हो जा रहा है। यानी फाइनली हमारा 0 वेक्टर आ रहा है, यानी कहीं न कहीं हमारा जो बल आघूर्ण है वो 0 वेक्टर आ रहा है। ठीक, और इसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये हमारा दूसरा का ग फाइनल हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को एक सेकंड वीडियो हम लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। और आप अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका जो अंग है, अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों को अर्थ समझाना है, संकेतों का अर्थ समझाइए। चलिए इसका जो च है, च हम आपको बताने जा रहा हूँ। च दूसरा का जो च है उसकी अगर हम बात करें तो च में कह रहा है कि आप अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखिए। तो बेटा अभिकेंद्र बल का सूत्र Fc बराबर mv²/r होता है। ठीक, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका मात्रक क्या है, तो समझ लो बल दुनिया का कोई भी हो, इसका मात्रक न्यूटन होगा। ठीक, और जहाँ करके मैं आपको बता दूं कि Fc जो है हमारा क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अभिकेंद्र बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। और यम क्या है, तो ये हमारा द्रव्यमान है। और हमारा जो v है वो v क्या है, तो ये हमारा वेग है, वेग। और उसके बाद r क्या है, तो ये पथ त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। यानी दूसरा का जो च में अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखना था वो सूत्र मैं पूरा लिख चुका हूँ बच्चे, अब आप समझ सकते हो, देख सकते हो। अब चलो हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। लेकिन मेरा ये अंग था, ये दूसरा का अंग था बेटा, ये अंग था। ठीक, अंग आपका फाइनल हो चुका है। च में कह रहा है केपलर का ग्रहों की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। चलिए दूसरा नियम आपको ग्रह संबंधी आपको हम लिख कर बताते हैं। हमारा जो दूसरा जो है, यानी क्वेश्चन नंबर यह कह लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा क्वेश्चन है च में हमको केपलर का ग्रह संबंधी द्वितीय नियम लिखना है। तो यहाँ पे हम केपलर का द्वितीय नियम लिखता हूँ। द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम बच्चों आप ध्यान से देखिए, द्वितीय नियम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप द्वितीय नियम में कहेंगे, समझिए कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा समान समय में समान
क्षेत्रफल पार करती है अर्थात क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। ठीक। और इसमें अगर हम डायग्राम बनाकर अगर आपको हम समझाएं तो डायग्राम अगर इस पर रिलेटेड अगर डायग्राम अगर बनाएं तो ऐसे बन सकता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा मान लीजिए बीच में सन हो गया, ये सन है। ठीक। और यहाँ से अगर मान लेते हैं कि आपका ए हो गया, बी हो गया, यस हो गया, ठीक, सी हो गया, डी हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि इन बिंदुओं को अगर यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा टी टाइम लगता है, डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे देखेंगे तो आप ए को यस से मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, यहाँ का एरिया कवर करता है। सी और डी को भी सूर्य से ऐसे मिला दीजिए तो ये वाला एरिया कवर करता है। दोनों एरिया समान होता है, यानी एरिया आप हम अगर कहें तो ए एस बी बोलते हैं, ए एस बी। इसी में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी से इक्वल टू एरिया आप यहाँ पर जो है आपका जो है सी एस डी, यानी हो जाएगा एरिया आप सी एस डी अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों के दोनों एरिया इक्वल होता है बेटा। ठीक। तो उम्मीद है कि आपको केपलर का ग्रहों संबंधी जो दूसरा नियम है वो आपको आ गया होगा बेटा। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब आपको तीसरा का क क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं ये हम लोग जानेंगे कि क्या होता है बेटा। ठीक। तो पहले तो मैं आपको हेडिंग डालकर बता दूं कि यहाँ पे हमारा तीसरा का जो क है वो हम आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा का क में आपको जो गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा की बात किया है, तो गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा। अब गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा क्या होता है मैं आपको लिख लेता हूँ, लिख करके समझाता हूँ। ठीक। तो गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा बहुत ही इंटरेस्टेड है, डिफिनेशन इसका कहा जाता है। गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा का डिफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी के परितः किसी पिंड या उपग्रह को पृथ्वी के परितः किसी पिंड या उपग्रह को दी गई वह ऊर्जा जिससे वह पिंड या उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन हो जाती है तो उसे गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा का फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी यानी BE इक्वल टू होता है 1/2 कैपिटल G ME स्मॉल m अपान होता है RE बेटा। ठीक है, ये आपका जो है फार्मूला हो गया। ठीक, मात्रक तो इसका जूल ही होगा। ठीक, अब इसमें आए हुए फार्मूला की अगर हम बात करें तो आपको हम बता देता हूँ
कि इसमें आए हुए जो सिंबल हैं, जैसे अगर BE से दिखाया गया है तो ये आपका बंधन ऊर्जा है, और कैपिटल G जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक, इसका तो आपको मान भी पता होगा, 6.67 × 10⁻11 और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है बेटा। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं अगला जो हमारा रिजल्ट आने वाला है। पहले तो हम इसको यम्मी तो आप समझ रहे हैं ना, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है बेटा। ठीक, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। यम क्या है? ये यम जो है हमारा पिंड या उपग्रह का द्रव्यमान है। ठीक, द्रव्यमान है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, वो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया। गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा के बारे में फाइनल बता चुका हूँ। ठीक, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के परितः किसी पिंड या उपग्रह को दी गई वह ऊर्जा जिससे वह पिंड या उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन हो जाता है, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, तो उसे हम गुरुत्वीय बंधन ऊर्जा कहते हैं बेटा। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 1/2 कैपिटल G एम एम बटा RE होता है। इसका मात्रक जूल हो गया। सारा जो राशि आया है मैं बता चुका हूँ। ठीक, आगे चलता हूँ। अब आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा का ख, कह रहा है पृथ्वी तल से, पहला बात कह रहा है कितना नीचे जाने पर, और दूसरा कह रहा है कितना ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं दूसरा का ख लगाने जा रहा हूँ, दूसरा का ख मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है पृथ्वी तल से, तो यहाँ पर पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि पहला केस ये कि पृथ्वी तल से कह रहा है नीचे जाने पर, तो पृथ्वी तल से नीचे जाने का मतलब यहाँ पे मैं पहले तो लिख दूँ कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, चलिए नीचे जाने पर क्या होगा, तो नीचे जाने पर आप देखेंगे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है स्मॉल g तो रहेगा और 1 - h/RE होता है। ठीक, ये होता है। तो इसमें करना क्या है कि h को ऐसा चेंज करिए ना, इतने मतलब ऊंचाई गहराई में जाइए जिससे कि हमारा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 रह जाए। तो इसके लिए मेरा मानना है कि कहीं न कहीं h को 3RE/4 में कन्वर्ट करना होगा। ये वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g × 1 - ये हमारा h के जगह पे हम लिखूँगा 3RE/4, और RE जो पहले से R में है वो रहेगा, RE से RE कट जाएगा, और ये हमारा जो बचेगा स्मॉल g ये 1 - हो जाएगा। इसको देखो 4 × 4 में से 3 घटा दो तो मुझे तो लग रहा है 1/4 आ जाएगा। ठीक, और इसको गुणा करा दीजिए तो आपको G' मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1/4G। और ये मान देखिए आपका पृथ्वी तल से 1/4 के मान के बराबर हो गया। कब? जब पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब। ठीक, आपका पृथ्वी के त्रिज्या का 3/4 भाग जब नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तब हमारा प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके 1/4 प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगला हमको कह रहा है, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कितना ऊपर जाएं, तो कितना ऊपर जाने पर 1/4 होगा भाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, जब ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण के लिए फार्मूला होता है G/1 + h/RE का होल स्क्वायर होगा बेटा। तो इसमें चौथाई होने के लिए h बराबर, जब हम h बराबर RE पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर जब हम ऊपर जाएंगे
तो हमें 1/4 मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, मैं इसमें रख रहा हूँ जी डैश बराबर, आप समझ सकते हैं जी बटा हो जाएगा 1 प्लस एच को मैं आर ई में बदल दूंगा, नीचे आर ई रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जी बटे नीचे देखेंगे ध्यान से बेटा, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। 1 और 1 को जोड़ दीजिए तो जी बटा क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी प्रभावी गुरुत्वाकर्षण हमको मिल जाएगा 1/4 जी। कब मिल जा रहा है, जब हम पृथ्वी तल से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर अगर जाएंगे, पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रभावी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण की 1/4 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस केस में अब आपको क्वेश्चन नंबर मैं जो है जो बता रहा था आपको दूसरा के ख, वो फाइनल हो चुका है दूसरा के ख। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपका जो दूसरा नहीं है बेटा, ये तीसरा का क है। ये आपका जो मैंने बताया ये तीसरा का क है, अब ये तीसरा का ख है, और अगला तीसरा का ख फाइनल हो चुका है। अब आपको हम तीसरा का ग बताने वाले हैं। देखो ग का कहना क्या है, समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः V1 व V2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात बताइए। तो इसमें भी कई त्रुटियां हैं। इसमें समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः V1 V2 त्रिज्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ V1 V2 वेग दिखा दिया है, तो हम मान लेंगे इसका जो है कि त्रिज्या अलग अलग है। ठीक, और फिर कह रहा है कि समान चाल से चाल समान है, तो पहले तो हम इसका मान लेते हैं कि इसका पहले हम द्रव्यमान मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तीसरा का ग है, तीसरा का ग मैं लिख देता हूँ बेटा। अब तीसरा के ग में करना क्या है, मान लो पहले पिंड का द्रव्यमान बराबर दूसरे पिंड का द्रव्यमान बराबर यम मान जाते हैं, और कह रहा है चाल समान, तो कह रहा है V1 चाल समान कह रहा है, तो V1 बराबर आपका V2 बराबर V मान लीजिए। उसके बाद क्या करिए, त्रिज्या कह रहा है अलग अलग, तो मान लीजिए कि माना त्रिज्याएं जो है वो R1 व R2 है। अब उसके बाद अभिकेंद्र बल निकालिए, तो पहला जो अभिकेंद्र बल होगा वो M1 V1 का स्क्वायर अपॉन R1 होगा। चेंज कर लीजिए तो ये M1 M में चेंज हो जाएगा, V1 V में चेंज हो जाएगा, R1 रहेगा। इसके बाद अगर हम करेंगे इसमें अभिकेंद्र बल mv²/r वाले मेथड से इतना हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे F2 की वैल्यू तो हो जाएगा M2 और V2 का स्क्वायर बटा R2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि M2 हमारा M में चेंज हो जाएगा, V2 हमारा V में चेंज हो जाएगा, और ये नीचे रहेगा R2। तो अगर मैं F1/F2 अभिकेंद्र बलों में जब अनुपात निकालूंगा तो हमारा mv² बटा R1, और इसमें F2 के मान से जब भाग करूंगा तो आप समझ सकते हैं R2 चला जाएगा ऊपर और mv² आ जाएगा नीचे। और बेटा यहाँ पे देखो mv² काट दो तो ये R2 बटा R1 आ जाएगा। तो इस तरह से अभिकेंद्र बलों में जो अनुपात F1/F2 हमको मिल रहा है वो R2/R1 मिल गया। इसी को अनुपात के रूप में अगर हम दिखाना चाहें तो दिखाएंगे कि F1/F2 बराबर हो जाएगा R2/R1। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया अभिकेंद्र बलों में अनुपात के लिए, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर है बेटा। ठीक, अब आपको हम तीसरा का जो ग है हम बता चुके हैं। अब अगला जो हम आपको बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर 5a कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप है, तो ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल में ये क्वेश्चन तो श्योर ही आने वाला है, नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हम पहले आपको बता दें तीसरा का घ है, तो तीसरा का हम घ आपको बताने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा का घ की अगर हम बात करें तो घ में हमारा जो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए जो दिया है उसको हम लिखूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, उसके बाद दूसरा मेरा दिया हुआ है वेक्टर b बराबर 5i कैप माइनस 5j कैप और प्लस k कैप दिया है। अब हम बच्चों निकालते हैं इसका वेक्टर a डॉट वेक्टर b।
तो अगर हम वेक्टर ए और बी का डॉट गुणा अगर निकालता हूँ तो पहले वेक्टर ए का पूरा मान लिखूँगा, तो क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट ये आप वेक्टर बी का पूरा मान लिखिए 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। अब आप करेंगे क्या, i में i का गुणा करेंगे तो गुणांक का गुणा पहले कर आप प्लस 3 प्लस 5 गुणा प्लस 15 हो जाएगा, i डॉट i का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस माइनस 5 का गुणा माइनस 10, j का डॉट गुणा j के साथ तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका गुणांक प्लस 1 है तो प्लस 1 आएगा, k डॉट k का मान 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 15 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, इसको आप घटा दीजिए तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा, प्लस 1 बराबर 6। यानी बेटा हमको मिल चुका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, अब आपका क्रॉस गुणा चूंकि निकालना है इसका, तो एक आंसर तो हम लोग को मिल चुका है। अब क्रॉस गुणा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए पहले साढ़े का चिन्ह बनाएंगे, फिर i कैप j कैप k कैप, फिर 3 2 1 है तो लिखिए 3 2 1 है। दूसरा सदिश में देखिए एकांक सदिश का गुणांक 5 माइनस 5 1 है, 5 माइनस 5 1 है। उसके बाद इसका प्रसार कर लेते हैं, तो प्रसार करेंगे तो i कैप को मैं पहले लूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैंसिल 2 1 माइनस 5 1 तो 2 1 माइनस 5 1 लिखूँगा, माइनस का j कैप लिखूँगा, माइनस चिन्ह के साथ ये कैंसिल करना है स्तंभ पंक्ति को, तो 3 1 5 1 लिखूँगा। उसके बाद प्लस का k कैप हो जाएगा, ये कैंसिल 3 2 5 माइनस 5 यानी 3 2 5 माइनस 5 है। अब आप गुणा करा दीजिए, जब बेटा गुणा कराएंगे तो i कैप मेरा बाहर है और देखो 3 का 1 में गुणा करा के लिखो 3, नीचे से ऊपर के लिए माइनस लिख दो, 5 1 कम 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस j कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का 1 में गुणा करा दीजिए 3 और ये आपका 5 का इसमें करा दीजिए तो 5 आएगा, प्लस का हो जाएगा k कैप। अब इसमें देखिए 3 का माइनस 5 में गुणा कराइए माइनस 15, फिर आप लिखिए माइनस 5 दूनी की हो जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, i कैप तो रहेगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का j कैप यहाँ घटाइए माइनस 2 बचेगा और प्लस की कैप हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो माइनस 15 माइनस 10 जो होगा माइनस का 25 हो जाएगा बेटा, माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 25k कैप हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया बेटा, ये हमारा फाइनल हो गया सदिश गुणा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन नंबर हमारा जो तीसरा का घ है फाइनल हो चुका है। अब आपको हम अगला बताने जा रहा हूँ। ठीक, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए बच्चे। अगर जीवन में कुछ अगर नॉलेज करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो लंबे समय तक पढ़ने का स्टडी डालो, क्योंकि अगर विद्यार्थी बनना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए लॉन्ग टाइम तक स्टडी जरूरी है, तभी आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल विद्यार्थी बनेंगे बेटा। ठीक, चलिए हम आपको तीसरा का घ बता दिए। अब आपको चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग को आना है बेटा, और चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको देखो मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड्डयन काल का समय जो है 5 सेकेंड है, परास उसका 200 मीटर है। तीर के पहला पॉइंट प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, दूसरा क्षैतिज घटक, तीसरा अधिकतम ऊंचाई और चौथा क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए। यानी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का यूज करके करना है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो क है मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, और ध्यान से आप देखिए कि क क्या है, कैसे इसको हम लोग को हल करना है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है। अब चलिए हम आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। मैं अगला क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मज़ा आएगा करने में। उड्डयन काल 5 सेकंड दिया हुआ है, तो बेटा आप सोचो कि उड्डयन काल कैपिटल टी का मान 5 सेकंड दिया हुआ है ऐसे। चलो भाई लिख लिए। इसका उड्डयन काल का जो सूत्र होता है उड्डयन काल का, उसका होता है 2u sin थीटा अपॉन जी इक्वल टू 5 सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। उसके बाद हमारा दिया हुआ है अगला परास मतलब आर का मान दिया है 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो परास के लिए हमारे पास फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है बराबर 200 कर लेंगे।
अब देखो u को 2 बार लिख दीजिए, u गुणते u, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टा में जी रहेगा इक्वल टू आप 200 कर दीजिए, समीकरण नंबर मान लीजिए इसको सेकेंड। फिर 2 में 1 से भाग लगाना है, तो आप लगाइए ना समीकरण सेकेंड भागा कर दीजिए फर्स्ट से। तो भाग 2 भागा जब 1 करेंगे तो आप देख सकते हो कि जब 2 भागा 1 करेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो 2 भागा 1 करने का मतलब हो जाएगा इतना बटा इतना, तो ये हो जाएगा मेरा u, 2 को ले आओ इसके साथ तो ट्वाइस u हो जाएगा, और u साइन थीटा हो गया और इंटू कॉस थीटा हो गया, और बट्टे में मेरा g है, और जब इतना से भाग लगाएंगे तो g जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा ट्वाइस u, और ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/5 हो जाएगा। अब देखेंगे u साइन थीटा यहाँ है, u साइन थीटा ये कट जाएगा, 2 यहाँ हर में है, यहाँ भी है, काट दीजिए, g से g काट दो, बड़ा यूनिक मान आने वाला है, u बचा है और cos थीटा बचा है। तो बेटा आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पे लिखेंगे u cos थीटा इक्वल टू भाग लगाओ 40 आएगा, 40 आएगा, 40। तो ये हमारा एक यह कह सकते हैं कि समीकरण तो बना ही, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इसको क्षैतिज घटक के नाम से जाना जाता है। और हमारा फर्स्ट पॉइंट में तो हालांकि निकालना है ऊर्ध्व घटक, लेकिन क्षैतिज घटक भी दूसरे पॉइंट में दिया है। तो कुल मिलाकर u cos थीटा जो है हमारा, चलो हम लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा, पहले तो u cos थीटा बराबर 40 आया है, लिख दिया, समीकरण थर्ड मान लिया। अब हम आपको ले चलते हैं अगले रिजल्ट की ओर। अगला रिजल्ट हमको लाना है u साइन थीटा का मान। तो u साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये आपको क्वेश्चन से हम लोग को पता चलेगा। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है कह रहा है इस तरह से देने के बाद कह रहा ऊर्ध्व घटक 2 है और क्षैतिज घटक दूसरा कह रहा है क्षैतिज घटक अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज से कोण भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसमें देखिए कोई ऐसा समीकरण जिसमें मान रखने के बाद मान निकल जाए, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये मान जो है जो निकालना है ऊर्ध्व घटक, तो मेरा u cos थीटा तो भाई आ गया 40, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसमें अगर u cos थीटा के जगह पे अगर मान रख दूं तो इस इक्वेशन से मुझे u sin थीटा मिल सकता है। तो u cos थीटा का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो u cos थीटा है, u cos थीटा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर बेटा, सेकंड में चलिए देखते हैं क्या स्थिति है। चलिए रखते हैं। तो सेकंड में हमारा u cos थीटा आया है, देखो यहाँ पे हम लोग ये हमारा जो 2u है, u को अगर cos थीटा के साथ रखेंगे तो 2u sin थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2u sin थीटा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा u cos थीटा, और अपान में तो मेरा जी रहेगा ही, इक्वल टू हमारा 200 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं ट्वाइस u साइन थीटा कर लेता हूँ और u cos थीटा के जगह पे 40 रख देता हूँ, बट्टे में जी ले लेता हूँ इक्वल टू 200। अब क्या है कि अगर मैं इसमें गुणा कराऊँ तो ये हमारा हो जाएगा u साइन थीटा, और ये 40 दूनी 80/g हो जाएगा इक्वल टू 200। अगर मैं u साइन थीटा का मान अगर निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि u साइन थीटा बराबर ये हमारा 200 तो रहेगा, इंटू में भाग में जाकर गुणा करेगा और नीचे हो जाएगा मेरा 80, 0 से 0 काट देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो मान आ रहा है, तो अगर 4 से काटूँ तो 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, भाग लगाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, जी का मान होता है 9.8। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों में गुणा करेंगे तो आपका 9.8 में 2.5 का गुणा करिए, 5/40 की 0 हासिल 4, 5×9 = 45, 4×49 हो जाएगा, 2×8 = 16 की कितना हो जाएगा, 2×8 = 16 की 6 हासिल 1, 2×9 = 18, 1×19 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 9×6 = 15 की 5 हासिल 1, और 9×5 = 13 और 1×14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 1×1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 24.5।
अगर आप चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ये 5×8 = 40 की 0 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 5×9 = 45, 4×49, 2×8 = 16 की 6 हासिल हो जाएगा, 2×9 = 18, 1×19 ये 0 और इसमें हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1, 9 4 13 कर लीजिए, 13 1 14 की 4 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा 24.5। यानी आपका 24.5 जो आ रहा है वो हमारा u sin थीटा का मान हो गया। इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है मान। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है थीटा का मान। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसका कहना है दो चीज़ तो मिल गया, हम निकाल चुके कौन कौन से मान। ये आपका ऊर्ध्व घटक निकल गया, u sin थीटा का मान, क्षैतिज घटक निकल गया, u cos थीटा का मान। अब कह रहा है अधिकतम ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है। तो भाई अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला है। अब उस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे कि अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालना है। पहले तो इसका कह रहा है इसका एंगल निकालने के लिए, तो एंगल वाली बात कर लेते हैं। क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए, तो थीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब कि समीकरण हम जो 4 में डिवाइड कर दें थर्ड से, तो आपका देखो समीकरण थर्ड में क्या मिला हुआ है। समीकरण थर्ड में u cos थीटा बराबर 40 मिला है। तो आपका चौथा का LHS क्या है, u sin थीटा है, और नीचे हो जाएगा u cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, u sin थीटा का मान मिला हुआ है ऊपर। अगर फ्रैक्शनल अगर हम लें तो इसका मान हम लोग चलो हम रख देते हैं। ये हमारा इसका मान आ रहा है 24.5 और नीचे वाले का मान आ रहा है 40। ठीक, अब क्या करना है कि इसमें आपका कट जाएगा, वो आएगा tan थीटा इक्वल टू, इसमें 10 से ऊपर नीचे आप क्या करें गुणा भाग करिए, तो यहाँ पे आपको 245 मिल जाएंगे, नीचे हो जाएगा 400। अब इसमें करना क्या है, 245 और ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। अब 4 से इसमें अगर हम भाग लगाएं तो हो जाएगा 4 छक्का 24 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और पॉइंट लगाएंगे और बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 और 10⁻² होगा। और इसको भी हटा देंगे तो ये दशमलव इधर आएगा तो 0.61 आ जाएगा, कुल मिलाकर 25। और इसको अगर दशमलव के 2 स्थान तक दिखाएं तो 0.61 आ जाएगा। ये हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा रिजल्ट जो होगा इधर आकर tan इनवर्स 0.61 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा प्रक्षेपण वेग भी मिल गया, नहीं प्रक्षेपण कोण भी मिल गया, और हमारा u sin थीटा ये हमारा जो ऊर्ध्व घटक है वो भी मिल चुका है। ठीक है, ऊर्ध्व घटक जो होता है प्रक्षेप वेग का u sin थीटा होता है। और यहाँ पर आपको हम बता दें इसको कहा जाता है क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक भी हम लोग को मिल चुका है। अब कह रहा है कि महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, महत्तम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है इसके बाद जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं कह रहा है अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। सारे चीज़ हम मान प्राप्त कर चुके हैं, अब अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग को करना है। तो अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g होता है। तो इसमें क्या करिए ना, u sin थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए बट्टे आपका 2g हो जाएगा। u sin थीटा का जो मान मिला हुआ है आप देख सकते हैं 24.5 मिला हुआ है। तो u sin थीटा का मान ना 24.5 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे 2 हो जाएगा और g का मान 9.8 है, इसको भी रखिए। अब इसके बाद क्या करना है, गुणा करना तो आसान बात है, गुणा चलिए किया जाए हम लोग। इसमें कुछ कटने का चांस अगर बन रहा है तो काटिए। तो अगर मैं काटना चाहूँ तो इसको 24.5 ठीक गुणते 24.5 2 बार लिख दीजिए, 2 हो जाएगा। इसको भी अगर आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। इसको चाहे तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 4.9 इतना लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम 2 से काटना चाहें तो 2 से अगर हम काट रहे हैं तो कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पॉइंट लगाओ, फिर हो जाएगा 2 दूनी की 4
2 दूनी की 4, 2 पच्चे 10, इतना आएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी की 4 बचा 1, 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक, अब आपको काटने के बाद यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं वो 12.25। ठीक, इसका स्क्वायर 2 बार है तो स्क्वायर कर देते हैं और नीचे हमारा आ रहा है 4.9 आ रहा है। तो इसमें पहले तो इसमें गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें गुणा करेंगे तो 12.25 में गुणा करेंगे 12.25 से कितना आ जाएगा भाई। चलिए 12 गुणा करते हैं। 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27 के साथ हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हो जाएगा हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 1 6 हो जाएगा। फिर 2 पचे 10 की 0 हासिल 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 0 5 4 2 आ जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो 5 2 2, तो यहाँ पे 5 2 2 और क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। अब 6 4 10, 6 4 10 और 10 ये हो जाएगा 20, 20 की 0 हासिल 2 लिखिए, 4 2 6 2 8, 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 1, 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 की 7 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा। तो इस स्थिति में हमारा आ जाएगा 170 दशमलव इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है 170.07 है। तो इसको निकटतम लेकर के 8 बना लीजिए और नीचे हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है 4.9। एक रूल और है, अगर हम चाहें तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं 170.1 कर सकते हैं और नीचे हमारा 4.9 है। उसके बाद 10 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 1701, नीचे हो जाएगा 49। अब 49 से अगर मैं इसमें भाग लगा दूंगा तो अधिकतम ऊंचाई हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको भाग करके बताते हैं कैसे भाग करना है, लेकिन यहाँ पे एक जगह कंजेस्टेड हो सकता है, इसलिए हम अगले पेज पर आपको भाग करके बता रहा हूँ। जैसे भाग करना है हमें 1701 में 49 से भाग करना है बेटा। ठीक, अब देखिए कि 49 में भाग कैसे होगा। तो 49 है, यहाँ पे हमारा 170 है तो 3 बार में जाएगा। तो 3 से कितना हो जाएगा 3 9 27 की 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 जो कि 12 और 2 14 हो जाएगा। 10 में से जो है 7 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब क्या करिए ऊपर से एक उतार लीजिए। अब आप देखिए कि 49 का कितने बार जाएगा। तो मुझे लग रहा है 5 बार में जाता तो 2.5 5 9 45, 5 और 5 को 20 और 4 24 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में ले जाते हैं, 4 बार में ले जाएंगे तो 4 9 36 की 6, 4 9 36 की 6 हो जाएगा, हासिल 3 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा और इस तरह से भाग लगाएंगे 34.71 आएगा। अगर पूरा भाग करेंगे तो 34.7 आएगा। चलो टाइम भाग तो आप जानते ही हो, समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है जो महत्तम ऊंचाई का वो हमारा h बराबर जो आंसर आ रहा है बेटा वो 34.71 मीटर आ रहा है। ये हमारा महत्तम ऊंचाई हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा आंसर आ चुका है। ये u sin थीटा ऊर्ध्व घटक हो गया, ये प्रक्षेपण कोण हो गया और ये महत्तम ऊंचाई हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है u cos थीटा बराबर 40, ये भी हमारा क्षैतिज घटक है जो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट्स लिखेंगे। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका चौथा के जितने भी वैल्यू कहा था एक एक करके सारे वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब चौथा का ख बताने जा रहा हूँ बेटा। अब ध्यान से कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। चौथा का जो ख जो मैं लगाने जा रहा हूँ ना, बहुत ही कम समय में लग जाना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसलिए बेटा इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है, मैं पढ़ के बता दूं, माप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किग्रा में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा का जो प्रतीक होता है, मैं चौथा का ख बताना, गुप्त ऊष्मा का प्रतीक जो होता है कैपिटल एल होता है। 536 दिया हुआ है और इसका मात्रक दिया है कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। अब कह रहा है कि जूल प्रति किग्रा में बदलिए, तो हम लोग 536, आप 1 कैलोरी में जानते हो 4.2 जूल होता है, और ग्राम को किग्रा में बदलेंगे तो 10 के घाते -3 का गुणा करेंगे तो केजी में बदल जाएगा। अब क्या करना है कि 536 गुणते 4.2, ये 10 के घाते 3 ऊपर चला जाएगा, और ये जूल प्रति किग्रा वैज्ञानिक ढंग से लिख दीजिए, जूल प्रति किग्रा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें करना क्या है, हम लोग को गुणा करना है। तो 536 में 4.2 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 छक्का 12 की 2, 2 छक्का 12 की 2, हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 2 5 10 हो जाएगा, 4 छक्का 24 की 4, हासिल 2, 4 3 12, 2 14 की 4, हासिल 1 हो जाएगा, और 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका 2 7 4 11 की 1 हो जाएगा, हाँ 4 1 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 हो गया, इतना आ गया। एक अंक पे 2251.2, यानी ये हो जाएगा 2251.2। ये हमारा L का मान आ गया, जो आप अच्छा इंटू में 10 के घाते 3 भी है। अगर इसको मैं मानक रूप में लिखूँगा तो ये आपका यहाँ से दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 2.25 गुणते 10 के घाते, देखो 3 अंक और बढ़ गया तो 6 आ जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किग्रा। इस तरह से हमारा गुप्त ऊष्मा को जूल प्रति किग्रा में बदलने का जो बात था वो हम बदल चुके हैं। ये हमारा गुप्त ऊष्मा आ चुका है जूल प्रति किग्रा में, बेटा आप देख सकते हो। और इस तरह से आप जब करोगे तब आप जूल प्रति किग्रा में बदल पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टेड है। देखो चौथा का जो क्वेश्चन ग है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ग क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक भौतिक राशि जो S बराबर A स्क्वायर B का क्यू C इंटू अंडर रूट में D है, में A B C तथा D के मापन में क्या बता रहा है भाई, त्रुटियाँ क्रमशः 4%, 2%, 3% तथा 1% है। यश के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को जो कहा है, पहले तो जो त्रुटि दिया है A में B में, देख सकते हैं कि हमारा जो A में त्रुटि दिया है बेटा, A में त्रुटि जो दिया है 4% है। तो A में त्रुटि को कैसे लिखते हैं गणितीय रूप में, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 इक्वल टू दिया है 4%। उसी तरह से अब B में निकालेंगे तो डेल्टा B बाई B इंटू 100 इक्वल टू आपका 2%। इसी तरह से अगर हम C में निकालते हैं तो डेल्टा C अपॉन हो जाएगा C इंटू आपका 100 इक्वल टू दिया है C के लिए 3%। उसके बाद D में भी दिया है तो डेल्टा D अपॉन हो जाएगा D इंटू 100 इक्वल टू हमारा जो परसेंटेज दिया है 1% दिया है बेटा। ठीक, अब हमारा S के लिए जो फार्मूला है उस फार्मूले से हम उसका त्रुटि निकालेंगे। देखो फार्मूला क्या दिया है, दिया है A स्क्वायर B का क्यूब, नीचे है C अंडर रूट D है। अब देखो इसी से कैसे त्रुटि फार्मूला बनाएंगे बेटा, बहुत ही आसान है। करना क्या होता है कि पहले इसको पूरे को घात में लिख लिया जाए, A स्क्वायर B का क्यूब C पावर -1 D के घात 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब क्या करिए, डेल्टा S बाई S कर लीजिए, मॉड लगा दीजिए मैक्स। अब यस के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि निकल रहा है, इंटू आपका 100 हो जाएगा इक्वल टू, देखो A का घात 2 है ना, घात को इंटू में लो, इंटू A में त्रुटि, तो 2 गुणते A में त्रुटि, डेल्टा A बाई A इंटू 100 लिखेंगे। प्लस बी क्यू के लिए 3 इंटू में ले लीजिए, और डेल्टा B में त्रुटि डेल्टा B बाई B इंटू 100 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा C के घात -1 है तो 1 इंटू में आएगा तो छूट जाएगा, डेल्टा C बाई C इंटू आपका 100 हो जाएगा। और प्लस का इसके आगे हम बात करें D में त्रुटि तो 1/2 हो जाएगा, और डेल्टा D बाई D इंटू आपका 100 हो जाएगा। अब क्या करना है
कि आप देख सकते हो मैं फार्मूला बना चुका हूँ, अब सबकी त्रुटि की वैल्यू रखना है बेटा। तो 2 गुणते अगर हम बात करें डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ए में त्रुटि देखो यहाँ पे कितना है 4%, लिख दो यहाँ पे 4%, प्लस कर लो 3 है तो 3 लिखो। बी में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि देखो कितना है 2%, 2% लिखिए यहाँ पे। प्लस सी में प्रतिशत त्रुटि कितना है 3%। अब ये आपका डी में प्रतिशत त्रुटि कितना है, तो प्लस 1/2 और आपका डी में प्रतिशत त्रुटि 1% है, 1%। अब आपको देखना है बेटा कि इसको सरल करिए, पहले 4 दूनी की 8% कर लीजिए, 3 दूनी की 6% कर लीजिए, और ये आपका 3% हो गया, और ये आपका 1/2 यानी आपका 0.5% हो गया। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पे देखेंगे कि 814, 14 और 3 17, यानी आपका 17.5% आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो प्रतिशत त्रुटि हमको डेल्टा एस बाई एस मैक्स इंटू 100, ठीक है, इसमें जो निकालना था ये हम आंसर ला चुका हूँ, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है। यानी चौथा का ग बच्चों हम लोग लगा चुके हैं। ठीक, ऐसे आप करोगे तब जा कर के जो है कि अच्छे मार्क्स पाओगे। और अगर हाफ ईयरली अगर आपका इस सेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर इतना आया होगा आंसर, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक, चौथा का घ क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा का घ क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम आपको चौथा का जो घ है आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ बेटा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा, सूत्र और बीमा लिखना है। ये तो बहुत ही आसान है भाई, चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की पहले परिभाषा बताने वाला हूँ आपको। पहले तो हम लिख दूँ चौथा के घ, तो आपका 4 नंबर का जो घ है वो हम आपको बताने वाला हूँ बेटा। ये आपका इसका जो हेडिंग है, हेडिंग क्या हो सकता है, तो हेडिंग जो हो सकता है इसका मैं बता रहा हूँ। इसका हेडिंग होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हेडिंग में ले लेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये इसका हेडिंग हो गया। ठीक, अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा बहुत ही ईजी है, चलिए ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका प्रतीक कैपिटल वाई व मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बीमा जो इसका होता है ml⁻⁻1 t⁻⁻2 होता है बेटा। ठीक होता है। ठीक, फाइनल हो गया। अगर इससे संबंधित फार्मूला पर अगर जाएंगे ना, तो फार्मूला को हम डायग्राम के जरिए हम बना कर दिखा रहा हूँ। इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया जाए एक वायर है और इससे हमने कोई भार को लटका दिया। ठीक, भार को लटका दिया, तो भार जो लटका, इसका मान लो द्रव्यमान कैपिटल M है, तो भार हो जाएगा कैपिटल mg। फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इसकी अपनी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, जो इसका मान πr² के बराबर है। ठीक, तो ऐसे स्थिति में आप इसकी जो लंबाई में वृद्धि है डेल्टा L है। तो इसका जब y के लिए फार्मूला निकालेंगे तो सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल
बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है बेटा। अब इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, विकृति का डेल्टा L बाई L होता है। अब गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये जो F है भार के बराबर हो जाएगा, तो पहले तो F L जाएगा ऊपर, A इंटू हो जाएगा डेल्टा L। F को आप mg में कन्वर्ट कर सकते हैं, भार के बराबर होता है, L रहेगा, A को पाई आर स्क्वायर में बदल दीजिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तार का, और डेल्टा L हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमारे पास फार्मूला हो गया mg L बट्टा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। इस तरह से हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए जो सूत्र होता है वो हमारा प्राप्त हो चुका है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं चौथा का घ फाइनल हो चुका है बेटा। अब आपको हम बताने वाला हूँ चौथा का अंग, जो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा का अंग में क्या बताया गया है, दाब क्या है, इसके मात्रक तथा विमाएँ लिखिए, यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। बहुत ही मेहनत से पेपर को हल किया जा रहा है बेटा, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि जब तक पूरे हल को नहीं देखेंगे, पेपर का संपूर्ण हल नहीं समझेंगे, तब तक आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में एक सबक है कि आप कैसे पेपर करोगे तो 100 में 100 ला सकते हो। ठीक, तो चलो पहले हम आपको चौथा इसका जो अंग है वो हम आपको करके दिखाता हूँ। यानी चौथा का जो अंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो अंग है वो लगाने जा रहा हूँ। इसमें पहला जो इसका हेडिंग है वो दाब है, दाब, जिसको आपको पता है कि इंग्लिश में इसको प्रेशर बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसका डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एकांक क्षेत्रफल फल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। ठीक, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका प्रतीक P और मात्रक तो आप जानते होंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा अगर जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसकी बीमा भी बता दीजिए। इसकी बीमा जो होती है वो आपका ml पावर -1 t पावर -2 होता है। ठीक, बहुत आसान है बेटा। अब इसमें करिए क्या, फार्मूला लिख दीजिए ना, दाब बराबर लंबवत बल बटा होता है क्षेत्रफल, मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जहाँ करके आप इस जो प्रतीक है उसको बताइए। P हम दाब को प्रदर्शित किए हैं, F को हम बल प्रदर्शित करता है, A क्या है, क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 का क बताने जा रहा हूँ। एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेमी है, चौड़ाई 18.6 सेमी है तथा ऊंचाई जो है 6.0 सेमी है। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें पहली बात कि हम आपको बताते हैं कि आपका L की जो वैल्यू है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 का क बताने जा रहा हूँ, हल लिख लेता हूँ बेटा। अब इसमें आप ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पे जैसे लंबाई हमारा जो दिया हुआ है इसमें 24.0 है, 24.0 है, इतना सेमी है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो B = हमारा दिया है 18.6 सेमी। उसके बाद अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी हमारा जो दिया हुआ है वो है हमारा 6.0 सेमी। अब क्या करेंगे कि जब हम L के प्रतिशत त्रुटि, अगर हम डेल्टा L, अगर L का अनुपात मान निकालें तो हमारा मिलेगा 0.1 सेमी। इसी तरह से B का अनुपात मान अगर निकालेंगे तो डेल्टा B बराबर हो जाएगा 0.1 सेमी, और डेल्टा H के लिए निकालेंगे तो 0 हो जाएगा 1 सेमी। अब क्या करना है कि जब L में प्रतिशत त्रुटि अगर निकालें,
या तो हम लोग डायरेक्ट हम बताते हैं कि इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो इसके लिए पहले तो आयतन के फार्मूला होता है यल गुणते बी गुणते एच होता है। जब डेल्टा वी बाई वी कर लेंगे और मैक्स इंटू 100 लिखूँगा इक्वल टू आपका यल में प्रतिशत त्रुटि का मतलब डेल्टा यल बाई एल इंटू 100 फार्मूला बनेगा, प्लस डेल्टा बी बाई हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा 100, प्लस हो जाएगा मेरा डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। अब क्या करना है, इस पर वैल्यू को रख देते हैं। डेल्टा यल का मान कितना है देख सकते हैं आप 0.1 है, यल का मान कितना है 24 है, इंटू कितना लेना है 100, डेल्टा बी 0.1 है, बी कितना है 18.6 है, इंटू आपका 100 है हो जाएगा, प्लस ऊंचाई के लिए अलपतमांक क्या है तो 0.1 है, नीचे कितना हो जाएगा तो 6 है, हाइट 6 सेमी, इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 का जब इसमें आप गुणा कराएंगे तो आपका 10.0 हो जाएगा, नीचे 24, 100 का मल्टीप्लाई होगा 10 अपान हो जाएगा 18.6, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 अपान हो जाएगा 6। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5, नीचे 12 हो जाएगा, इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपान 186 हो जाएगा, प्लस इसमें आपका 2 से अगर डिवाइड करें तो 5/3 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें हम लोग मान को लिखते हैं तो भाग लगाते हैं, तो 0 पॉइंट लगाएंगे 50 बरचों 48 हो जाएगा, और इसमें 2 बचा तो कितना हो जाएगा 20, और 12 एक कम 12, और हो जाएगा 8 बचेगा तो हो जाएगा 80, और बरछंग हो जाएगा 72, प्लस इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं भाग देना चाहता हूँ तो इसमें जो भाग देंगे वो भाग कैसे देना है मैं आपको करके बता रहा हूँ। अगर आप 100 में भाग 186 का अगर देंगे बेटा, तो पहले तो ये छोटी संख्या है भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा करके 0, और इसमें आपका जो आएगा भाग देने के बाद 0.537 आएगा, और इस तरह से भाग लगा के देख लेना आप लोग 0.537 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.537 हो जाएगा, प्लस 5 में 3 का अगर भाग करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा 1.67 आएगा, 1.67 आएगा। और ये सारे के सारे जो मान हैं वो आपका ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अगर इसमें अगर लिखना चाहूँ तो 1.667 लिख सकता हूँ। तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए 7 7 14 हो जाएगा, 14 6 20 के 0 हासिल 2, और ये 6 है, 6 3 9 9 1 10, और 10 और हासिल 2 था तो 12 हो गया, और 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 6 5 11, और 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 हासिल 1 था ना, तो कितना हो जाएगा भाई 16, और 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 3 अंक पे दशमलव, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.62%। यानी हमारा आयतन में संभावित अधिकतम जो त्रुटि है वो मिल चुका है डेल्टा वी बाई वी मॉड ऑफ डेल्टा वी बाई वी, इसको लिखूँगा मैक्स इंटू आपका 100। इसका मतलब होता है कि आपका जो बॉक्स है, बॉक्स के आयतन में अधिकतम जो संभावित जो प्रतिशत त्रुटि है उसका मान हमारा 2.62% आ गया बेटा, यही हम लोग का आंसर है। चलिए इस तरह से आप करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर जो 5 का क है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का आप काम कर लेंगे। तो अब देखिए आपको हम बताएं क्वेश्चन नंबर 5वां के ख जो है आप देख सकते हैं इधर साइड में मीटा हुआ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं लगा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें आपको लगाकर बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए हम आपको 5वां का ग बता देता हूँ। 5वां का ग क्या है, तो अगर हम 5वां का ग की अगर हम बात करें तो 5 का ग अगर मैं देखूं इसका अगर हल करके आपको हम बताएं तो आप देख सकते हैं कि 5वां का ग पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं बता दे रहा हूं। चलिए अच्छा देखते हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। किसी बिंदु पर बल वेक्टर F बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन लगा है। इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन दिया हुआ है। वेक्टर R इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर है। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, तो बल आघूर्ण की गणना करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चलिए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि बल आघूर्ण की गणना कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं वेक्टर F का मान जो दिया है उसको लिखता हूँ, तो वेक्टर F का मान 2i कैप माइनस 3j कैप दिया है बेटा, और ये 4k कैप दिया है। ये आपका न्यूटन में है, किसमें, न्यूटन में। और हमारा वेक्टर R दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इस तरह से दिया हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें हमें बल आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F सूत्र होता है बेटा। इसमें आप करेंगे क्या कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, पहले पंक्ति में एकांक सदिशों को लिखा जाता है i कैप j कैप k कैप, फिर 2 माइनस 3 4 है, 2 माइनस 3 4 कर लीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको देख सकते हैं इसका प्रसार किया जाए, आई कैप जब प्लस चिन्ह के साथ लेंगे तो साड़ी का चिन्ह बनाइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 3 4 2 3 माइनस 3 4 2 3, और माइनस जब जे कैप लेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 3 3 2 4 3 3 लिखूँगा। अब उसके बाद आप के कैप ले लीजिए, उसके बाद स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दीजिए, 2 माइनस 3 3 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 3 2 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए। सरल जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा माइनस 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 9 आएगा, माइनस 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, माइनस हो जाएगा जे कैप, ब्रैकेट लगाइए, 2 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, माइनस 3 चौको 12, प्लस का ये हो जाएगा के कैप, 2 का 2 में करा देंगे 4, माइनस 3 का माइनस 3 में माइनस 9, यहाँ पे डालेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका इक्वल टू आई कैप, और इसको 9 वाट को जोड़ देंगे, माइनस का 17 हो जाएगा बेटा, माइनस का ये हो जाएगा जे कैप, 12 में से 6 घटा दीजिए तो माइनस 6 बचेगा, और प्लस के कैप तो रहेगा ही, 9 4 कितना हो जाएगा 13। इस तरह से अगर हम आपको अगले पेज में आपको हम बताने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर माइनस 17 का आई कैप में गुणा कराएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका माइनस का 17 आई कैप हो जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 6j कैप हो जाएगा बेटा, प्लस 13 का के कैप में गुणा करा दीजिए, 13 के कैप हो जाएगा। इस तरह से हमारा वेक्टर टाउ का जो मान है आ गया माइनस 17 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 13 के कैप। इस तरह से हमारा जो है बल आघूर्ण का जो मान निकालना था बेटा वो आ चुका है फाइनल। क्वेश्चन नंबर कौन सा फाइनल हम लोग किए, 5वां का ग क्वेश्चन, यानी हम लोग 5वां का जो क्वेश्चन 5 का ग है फाइनल हो चुका है। अब आपको हम 5 का घ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। पहले हम आपको पढ़ लेता हूं, समझा देता हूं आपको, उसके बाद हल करना शुरू करूंगा। ठीक, चलिए भाई देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक घड़ी को सेकेंड वाली सुई की लंबाई आपका 3.0 सेमी है, इसकी नोक की कोणीय एवं रेखीय चाल ज्ञात करना है। मतलब सेकंड वाली सुई जो है वो आपका जब चक्कर लगाती है तो उसको देखना होगा कि उसकी नोक का कोणीय वेग क्या है और रेखीय चाल क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए हम इसको करके आपको बताते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए बच्चे। अगर आपको कुछ सीखना है तो कहीं न कहीं आपको कंटिन्यू आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आपके आ पाएंगे। चाहे आपको माइंड टेस्टिंग भी करने के लिए मिल जाएगा कि हाफ ईयरली का जो पेपर एनबी सेट किया है तो कितने नंबर के आपने सही किया है, कितना गलत किया है, और अगले एग्ज़ाम के लिए तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये घ नंबर का क्वेश्चन है बेटा, अब इसी को हमको बताना है। चलिए हम लोग इसमें हल करते हैं और बताते हैं आपको कि इसका हल क्या होगा। तो अगर आपको ये समझ सकते हैं कि अगर ये सुई है, ये आपका अगर मान लीजिए सेकंड वाली सुई है तो सुई की जो लंबाई है ना ये रेडियस का काम करेगा, यानी r बराबर जो हमारा इसमें दिया हुआ है वैल्यू रेडियस
वो 3.0 सेमी दिया हुआ है बेटा, लिख लेंगे। उसके बाद इसका कहना है कि सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला इसका सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 चक्कर पूरा करता है सेकंड वाला सुई जो है 60 सेकंड में। तो आवर्तकाल भी हमको पता हो गया, और हम लोग को पता है कि हम आवर्तकाल जब पता हो गया तो कोणीय वेग निकालने के लिए ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πn। तो n क्या है भाई? आवृत्ति है। तो आपको पता है कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, n बराबर 1/T होता है, यानी हम 2π बट्टा लिख सकता हूँ T। अब समझ सकते हैं 2π हो गया, और t का जो मान है 60 है, मैं यहाँ पे रख दूंगा, और 2 से काट दीजिए, 2 से काट देंगे 60 को तो 30 आएगा, यानी हमारा ओमेगा बराबर π/30 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है भाई? रेडियन प्रति सेकेंड। आप तो देख सकते हैं कि हमारा जो कोणीय वेग है बेटा वो आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो ओमेगा बराबर आपका π/30 रेडियन प्रति सेकंड जो आपका रिजल्ट है, ये हमारा आंसर आ चुका है कोणीय वेग। अब आपका देखना है कि सेकंड वाली सुई जब आपका घूमती है तो किस चाल से घूमती है। तो चाल निकालने के लिए एक सूत्र होता है V = R ओमेगा। बहुत ही आसान है। रेडियस कितना है बेटा? R बराबर देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। ओमेगा का मान π/30 है, लिख दीजिए π/30। अब आप डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा, π/30 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से π/30। आप यदि अच्छे तरीके से जब पढ़ाई करोगे बेटा तो मैं समझता हूँ कि आपको हल करने में ज़रा सा भी परेशानी होगा ही नहीं। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5वां का घ प्राप्त हो चुका है। फाइनल आंसर ओमेगा के लिए मान π/30 रेडियन प्रति सेकंड, और V के लिए हमारा π/30 मीटर प्रति सेकंड आ गया है बेटा। अब आपको हम अगला क्वेश्चन कौन से बताने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको 5वां का अंग बताने जा रहा हूं। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ भी नहीं है, जरा ध्यान से समझेंगे। एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न करता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है, मतलब y का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? विकृति का मान 2 × 10⁻⁴ दिया है, और प्रतिबल का मान दिया है, और हमें y का मान निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का आपको अंग करके हम बताने जा रहा हूं बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हल, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कठिन कुछ भी नहीं है, और आप देखेंगे हल तो खुद समझ जाएंगे कि कितना आसान है। तो भाई इसका विकृति 2 × 10⁻⁴ दिया है, तो हम यहाँ पे विकृति बराबर लिख लेते हैं बेटा। विकृति = 2 × 10⁻⁴। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए मात्रक नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटा दिया हुआ है प्रतिबल। प्रतिबल का मान कितना है? दिया है 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है बेटा, ठीक। अब कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप y का मान निकालिए। तो y का मान निकालने के लिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। y के लिए फार्मूला होता है अनुदैर्ध्य विकृति बट्टा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जो दिया हुआ है ना, ये अनुदैर्ध्य ही है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का मान 2 × 10⁻⁷ हमारा इसका फार्मूला होना चाहिए, उल्टा हो रहा है। ये कहीं न कहीं प्रतिबल, विकृति के जगह पे प्रतिबल होगा, और ये प्रतिबल के जगह पे विकृति होगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू देखते रहिए, हो जाता है थोड़ा मिस्टेक। चलिए सुधार लिया गया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम भी प्रतिबल का मान अब यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो अब चलो आ जाओ यहाँ पे। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान है 2.4 × 10⁻⁷ कर लेता हूँ। नीचे जो मान हमारा आएगा विकृति का, वो आपका 2 × 10⁻⁴ कितना -4 आएगा बेटा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो आप 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 2 × 1 = 2, 0.2 दूनी की 4, और ये हो जाएगा 10⁻⁷, -4 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो y बराबर 1.2 × 10⁻⁷, और 4 कितना हो जाएगा 11,
और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो देख सकते हैं बच्चे आपका जो है कि y बराबर 1.2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ गया बेटा। वही अंग प्रत्यास्थ गुणांक का यही आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों आप देख सकते हो, चलिए प्यारे बच्चों लगातार एकदम देखते रहिए और उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा कैलकुलेशन और पेपर हल को समझने में। चलिए आपको हम अगला जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड आ गया, डेरिवेशन 5 नंबर का आ गया। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखो कितने आसानी से किया जा सकता है प्राप्त, आप देख सकते हो। चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 करासित कीजिए कि वृत्तीय गति में v = r ओमेगा होता है। v रेखीय वेग है, r वृत्त की त्रिज्या है और ओमेगा कोणीय वेग है, ठीक है। ये आपका ओमेगा है, हालांकि w जैसा बना दिया है लेकिन है ओमेगा है। तो चलिए क्वेश्चन कौन सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हल करूँगा और बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ बेटा। चलिए अच्छा देखते हैं किस तरह से हम लोग को हल करना है। तो पहले जो इसमें कहना है इसका, तो हम लोग को करना क्या है, कुल मिलाकर के हम लोग को v बराबर r ओमेगा सिद्ध करना है। तो आप जानते होगे बेटा कि कोण बराबर एक सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या, ठीक। कोण मतलब यहाँ पे कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, चाप मतलब रेखीय विस्थापन डेल्टा एस और त्रिज्या का मतलब r। इसमें करना क्या है, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, ठीक। और भाग दोगे तो डेल्टा थीटा बटा क्या लिखोगे, डेल्टा टी, और 1/r को बाहर निकाल लो, डेल्टा एस बाई क्या लिखोगे, डेल्टा टी। जब डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जब 0 कर देंगे तब आप देख सकते हो बेटा कि डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 होने का मतलब इसके साथ लिमिट आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 और डेल्टा जो थीटा है अपान हो जाएगा डेल्टा टी। अब आप देखेंगे इक्वल टू 1/r, इसके साथ भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा बेटा। इसका फार्मूला होता है परिभाषा के हिसाब से इसको कोणीय वेग बोलते हैं और इसको परिभाषा के अनुसार इसको रेखीय वेग भी बोलते हैं। आर आकर इसमें गुणा कर देगा बेटा, आर ओमेगा हो गया, आर एच एस में भी लिखोगे तो इसको v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हो। देखो कितना आसानी से सिद्ध हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको 100% समझ में भी आ गया होगा। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर के दिया हुआ है जो बहुत ही आसान है। देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं, पहले तो मैं पढ़कर बता दूं। सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण की परिभाषा पूछा है और सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, सीमांत घर्षण के नियम पूछा है बेटा, ठीक। चलिए दोनों बात बता देते हैं। ये 5 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे अगर आप सही ढंग से इसको करेंगे तो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और 7 का मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो हल कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हम इसका हेडिंग ले लेता हूँ, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखना है कि ये कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन लिख करके आपको बता दूं बेटा। देखो बहुत ही आसान है, स्थैतिक घर्षण बल की अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं और इसका प्रतीक Fs होता है और देखो बहुत आसान है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। मैं पहले बताया हूँ कोई भी बल हो दुनिया का उसका मात्रक न्यूटन ही लिखेंगे, मात्रक न्यूटन होता है। अब कहेंगे कि सर इसका बीमा भी बता देते तो ठीक था। तो इसकी बीमा जो बल का होता है बड़े ब्रैकेट में mL/-2 कर दीजिए, कितना आसान है।
अब आपको हम बेटा इसका नियम बता रहा हूँ, सीमांत घर्षण का नियम क्या होता है। ठीक, चलिए भाई ध्यान से वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे बेटा, तभी सीख पाएंगे। इसलिए सीमांत घर्षण का नियम, ठीक, कठिन कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करोगे, सीखने का प्रयास करोगे, सीख जाओगे। प्रयास नहीं करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। चलिए, सीमांत घर्षण का नियम क्या है। पहला इसका हम आपको रूल बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में जो सीमांत घर्षण बल संपर्क पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब एक पिंड जब दूसरे पिंड के सतह पर जब आपका फिसलता है या खिसकता है तो उस पर निर्भर करता है कि सीमांत घर्षण बल का मान क्या होगा, खुरदरा है कि कम खुरदरा है कि ज़्यादा चिकना है। ठीक है, अब आप दूसरा इसका नियम क्या है, दूसरे नियम के बारे में क्या बताया गया है, इसमें बहुत अच्छी बात बताया गया है। बोला गया है कि सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आपको हम बताएंगे कि अनुक्रमानुपाती होती है तो इसका मतलब क्या है। चलो बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको मैं एक बात बता रखा है कि सीमांत घर्षण बल जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है सीमांत घर्षण बल को तो मैं आपको बोला हूँ कि एफएस को बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया आर को बोला जाता है, तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया रिलेशन। अब देखिए इस सीमांत घर्षण बल एफएस बराबर इस समानुपाती जब हटता है बेटा ना तो म्यूएस आता है, एक कांस्टेंट। ठीक, इस तरह से हमको एक फार्मूला सीमांत घर्षण के नियम से प्राप्त हो जाता है। और जो भी सूत्र प्राप्त, अगर कोई भी डिफिनेशन या किसी से संबंधित फार्मूला आता है बेटा तो उसमें जो भी एक एक जो सिंबल या प्रतीक होते हैं ना उसको आपको बताना होता है। तो एफएस को क्या लिखेंगे, तो इसको आप बोलते हो सीमांत घर्षण बल कहते हो ना। ठीक, अब म्यूएस क्या है, अरे भाई तो ये समानुपाती को हटने के बाद आया है, उसको तो हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम भी है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के नाम से जाना जाता है बेटा। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब उसके बाद कहेंगे आर भी बता देते तो ठीक था। तो देखो आर अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, इसका नाम है अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक, अब देखिए आप 5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल हो गया बेटा। सीमांत घर्षण बल बताना था, मैंने बता दिया, पूरा सारे डिटेल्स बता दिया। सीमांत घर्षण का नियम था, इसमें 2 नियम आपको इसका होता है, दोनों नियम बता दिए क्या होता है और देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो फार्मूला था वो भी एफएस बराबर म्यूएस आर में आ चुका है। और ये भी हम बता दें कि एफएस बराबर म्यूएस आर है, जो सारे जो जिस नाम से है, एफएस को सीमांत घर्षण बल, म्यूएस को कांस्टेंट या स्थैतिक घर्षण बल, आर को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अब चलो हम आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल हो चुका। ठीक, अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही आसान है बेटा। देखो इसमें गुरुत्वीय विभव या न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल यदि आ रहा है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। जब अगला वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें हम इसको भी सिद्ध करके बता दूंगा बेटा। हालांकि ये नोट से भी आपको मिल जाना है, न्यूमेरिकल कभी कभी नहीं मिलता है, तो न्यूमेरिकल वाला मैं बता देता हूँ आपको। ये बहुत ही आसान है, देखो पढ़कर हम आपको बता दूं। 4.0 मीटर लंबे तथा 1.2 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार को 4.8 × 10⁻³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक y = 1.2 × 10⁻−11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो गणना कीजिए। चलिए इसमें 2-3 चीज़ें निकालना है। प्रतिबल, विकृति, तार की लंबाई में वृद्धि। चलिए आपको हम बता देता हूँ।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कौन सा बताने जा रहा हूँ बेटे? ये क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूँ 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका मैं हल करने जा रहा हूँ। चलिए हम हल करके आपको बताते हैं ये इसका क्या हो सकता है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमारा जो दिया है एल बराबर जो दिया हुआ है, ये कहीं न कहीं अगर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये हमारा जो है कहीं न कहीं जो वैल्यू है वो हमारा जो दिया हुआ है 4 मीटर लंबे, यानी हमारा एल बराबर दिया हुआ है 4.0 मीटर। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें करा 1.2 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो हमारा एरिया दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेमी स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1.2 इंटू 10⁻⁻4 का गुणा करा दीजिएगा तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब आपको देखना होगा कि ये 4.8 इंटू 10⁻3 न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। कितने बल से खींचा जाता है? तो 4.8 गुणित 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बेटा। फिर आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान दिया है y बराबर क्या दिया है 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है बेटा। अब देखो पहले पॉइंट का जवाब हमको निकालना है, कह रहा है प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है यार, प्रतिबल हम लोग निकालेंगे। तो प्रतिबल का मान हम लोग को निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबल का जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर आप कहेंगे कि प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यार बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मान तो दिया हुआ है 4.8 गुणित 10⁻³ और क्षेत्रफल ये आपका दिया है 1.2 इंटू 10 पावर कितना है -4 है, तो -4 लिख दो। अब देखो 4.8 है, 1.2 है, तो एक अंक पर दशमलव है ना, आंसर में 10 से गुणा भाग कराओ। तो इसमें गुणा कराएंगे तो 48 और 10 का गुणा इसमें होगा तो 12, 10⁻³ -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +4 और ये बर्चौ हो जाएगा 48, यानी 4 गुणित 10⁻7 आ जाएगा। यानी हमको मिल गया बेटा प्रतिबल का जो मान हमको ज्ञात करना था 4 गुणित 10⁻7। अब कहेंगे कि सर इसका मात्रक भी लिख दीजिए। चलिए मैं लिख दिया हूँ और समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है आंसर आ चुका है बेटा पहला। अब हम लोग को निकालना चाहिए कौन सा? दूसरा देखो कह रहा है विकृति बताइए। चलिए भाई विकृति की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में विकृति क्या है? तो बेटा हम लोग जानते हैं कि विकृति का हमारा जो सूत्र होता है वो जैसे हम प्रतिबल बराबर y गुणित विकृति जानते हैं, तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा y हो जाएगा। प्रतिबल का मान देखो ऊपर 4 गुणित 10⁻7 आया हुआ है और y का जो मान है हमारा दिया हुआ है y का जो मान है दिया है 1.2 ठीक है, y का मान 1.2 इंटू 10⁻10⁻11 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करना है इसमें? बहुत ही आसान तरीका है। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 12, 10⁻7 -11 ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 4 दहा में 40, यानी 10/3 गुणित 10⁻7 और 11 जोड़ दीजिए बेटा 18 हो जाएगा। 3 से भाग लगा दीजिए 3.3 इंटू 10 पावर हो जाएगा 18 और ये हमारा मात्रक ये किसका मान आ गया भाई? देख सकते हैं बेटा विकृति का मान आया है। किसका मान? विकृति का मान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कहेंगे मात्रक सर इसका नहीं लिख रहे हैं, विकृति का मात्रक होता ही नहीं है बेटा, इसलिए विकृति का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वही इसका फाइनल आंसर होगा। अब कहेंगे एक तीसरा कह दे रहा है यार तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग करेंगे क्या? तो तीसरा जो हमारा जो क्वेश्चन का कहना है वो कह रहा है लंबाई में वृद्धि। चलो भाई लंबाई में वृद्धि क्या होता है इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करें। क्या करना होगा? तो जैसे अभी हम लोग विकृति निकाले हैं, क्या निकाले हैं विकृति, तो इसका मान आया है 10/3 आया है। इसका पॉइंट में चाहे तो 3.33 ले जानेंगे, भिन्नात्मक ऐसे लिख सकता हूँ। अब थोड़ा समझिए कि विकृति का फार्मूला लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई 10/3 होता है, 10/3 होता है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा यल चाहिए। तो यल भाग में है, जाकर गुणा करेगा तो 10/3 और ये यल आ जाएगा। अब मान को रख कर सरल कर दीजिए। तो एल हमारा जो है, तार की जो लंबाई प्रश्न में मेरा दिया था वो 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10/3 और ये हमारा 4 है, 4 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हमें पता है कि 10 में 3 से भाग लगाऊंगा तो 3.33 आएगा और 4 का मैं गुणा कर दूंगा इसमें। तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 3 हासिल 1 हो जाएगा। 4 3 12 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव। लंबाई में जो वृद्धि हो रहा है डेल्टा यल बराबर, वो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 13.32 मीटर आ रहा है। ठीक, तो लंबाई में वृद्धि हम लोग का आ गया 13.32 मीटर। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो रिज़ल्ट है वो आपका लंबाई में वृद्धि थोड़ा हम लोग शायद लग रहा है मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए इसको देखा जाए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो हम लोग जो मान रखे हैं इसका यल का ना, यल, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है विकृति का, वो विकृति का मान थोड़ा हम लोग लग रहा है मिस्टेक रखे हैं। चलिए हम सुधार करके बता देते हैं। तो इसमें हमारा जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो मैं बता दूं कहाँ गया, वो हमारा किया हुआ, हाँ आ गया, यहाँ पे गलत मान रखा गया है बेटा। विकृति 3.33 इंटू 10 के घाते 18 है, यहाँ 10/3 गुणते 10 के घाते 18 लिखना चाहिए था। तो विकृति का मान जो है 10/3 गुणते 10 के घाते 18 लेना चाहिए था, 10 के घाते 18 लेना चाहिए था। और इसमें भी अगर हम बात करें तो चलिए हम यहाँ से आपको अलग करके हम बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डेल्टा यल बाई जो है यल है, और यहाँ देख सकते हैं हमारा 10/3 है, 10 के घाते 18 भी है। तो डेल्टा यल निकालेंगे, ये भाग में है, गुणा करेगा उधर, तो 10/3 गुणते 10 के घाते 8 कर दीजिए और यल आ जाएगा यहाँ। तो 10/3 है और ये गुणते हमारा 10 के घाते 18 है, 18, तो ये हो जाएगा 18 और यल का मान 4 हो जाएगा। इसको चाहें तो भाग लगा दीजिए, 3.3 हो जाएगा और ये हमारा 33 और ये हो जाएगा 4 और ये गुणते हो जाएगा 10 के घाते 18 हो जाएगा। अगर मैं इसमें अगर गुणा करा दूं तो गुणा कैसे कराएंगे, तो भाई हो जाएगा 4 3 12 2, 4 3 12 1 13 3 हासिल 4 3 12 1 13 और 2 अंक के बाद दशमलव, गुणते 10 के घाते ये 18 हो जाएगा। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे 1.332 हो जाएगा, 10 के घाते 1 और बढ़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल बराबर इतना मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक, तो ये लंबाई में हमारा वृद्धि आ गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे लग रहा है कि सारे मान आ चुके हैं, तीनों मान। पहला में प्रतिबल निकालना था बेटा, आ चुका है। विकृति निकालना था, आ चुका है। उसके बाद हमारा लंबाई में वृद्धि निकालना था, ये हमारा आ चुका है। डेल्टा यल बराबर 1.332 इंटू 10⁻19 मीटर आ गया है। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन जो है दाब से है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आपका अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो जो है किस प्रकार का है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमको इसको हल करना है बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश फारसी भी लिख देता हूँ, गिवन दैट, क्योंकि आने वाले समय में आपको हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो। तो गिवन दैट में हमारा करना क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा एक व्यक्ति का भार 80 किग्रा भार है, उसके द्वारा जमीन द्वारा कितना दाब लगाया जाएगा, कब वह लेटा है, दूसरा वह अपने दोनों पैर पर खड़ा है, तब शरीर का क्षेत्रफल दिया है 1.2 मीटर स्क्वायर, एक पैर का क्षेत्रफल 60 सेमी स्क्वायर है और जी का मान 9.8 यूज करना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति का भार है यानी W, इसी को हम बल भी कहते हैं। और कह रहा है 80 किग्रा भार,
ये जो किग्रा भार है ये इसको कहते हैं गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक को अगर निरपेक्ष या न्यूटन में ले जाना है तो इसमें जी का जैसे ही गुणा करेंगे न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो 80 हो गया और जी का मान 9.8 कर लीजिए। अब क्या करिए, इसमें गुणा करा दीजिए। तो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 9 72 और 6 हो जाएगा 78 और 1 0 और बढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो ये 784 आ जाएगा न्यूटन आ गया। अब हमको फोर्स तो मिल गया। अब हमें लिखाना है कि भाई अगला बात ये कह रहा है कि 2 केस है, इसमें 2 केस में निकालना है। पहला वह लेटा है, तो लेटा है तो पूरा शरीर संपर्क में होगा, तो शरीर का, व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल। पहला केस क्या है, अच्छा इसमें तो पहले हम ये भी कह रहा हूँ कि जो दिया है उसको मैं बता दूँ। ये दिया है व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल दिया है और उस क्षेत्रफल का जो मान है वो दिया हुआ है बेटा, शरीर का क्षेत्रफल 1.2 मीटर स्क्वायर। और इसमें शरीर का क्षेत्रफल दिया है और दूसरा कह रहा है एक पैर का क्षेत्रफल दिया है। एक पैर का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो कह रहा है 60 सेमी स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, तो 60 गुणते 10⁻⁻⁴ का गुणा कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, पहला कह रहा है कि वह लेटा है, तो लेटा है तो कौन सा एरिया आएगा भाई, ये व्यक्ति के शरीर वाला एरिया आएगा। इस एरिया का नाम दे दिया जाए A1, इसको कह दिया जाए A1। तो हमें करना क्या है, हम दाब बराबर जानते हैं बल बटा एरिया, एरिया मतलब A1 शरीर का क्षेत्रफल। और इसमें यप की जो वैल्यू है 784, इसी के बटा एरिया जो है हमारा शरीर का 1.2 गुणते 10⁻, इस शरीर का क्षेत्रफल तो मुझे लग रहा है मीटर स्क्वायर में ही दिया है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, 784 बटा हो जाए और ये 0, अब इसमें भाग लगा दीजिए 12 से। और जब इसमें भाग लगाएंगे बेटा, तो भाग लगाने के बाद हमारा जो आएगा रिजल्ट वो आता है 653.33 आता है और मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी प्रेशर जो होगा वो हमारा आ रहा है 653.33 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो मेरा पहले केस का तो मेरा रिजल्ट मिल चुका है। दूसरा केस क्या है कि वह दोनों पैर पर खड़ा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वह दोनों पैर पर खड़ा है। अच्छा, दोनों पैर पर खड़ा है तो 1 पैर का जो एरिया है, 1 पैर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, तो दिया तो है 60 गुणते 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो 2 पैर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 2 पैर का क्षेत्रफल के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा इतना, यानी फाइनली 120 गुणते 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अगर मानक रूप में लिख भी दिया तो 1/2 गुणते 10⁻2 घात बढ़ जाएगा तो -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपको दाब चाहिए तो बल बटा होता है क्षेत्रफल, तो बल तो हमारा वही लग रहा है पहले वाला फोर्स 784 न्यूटन। अच्छा, नीचे क्या है हमारा, जो है 784 के बाद 1.2 10⁻⁻² है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो 78 40/12 हो जाएगा और 10⁻2 ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर इसमें अगर गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो प्रेशर आता है, चलिए देखिए इसमें प्रेशर हमारा जो आ रहा है दाब वो आता है 653.33 रहेगा, लेकिन इसमें 10⁻2 आ रहा है। ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है भाग देने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं बेटा वो हमारा फाइनल हो चुका है, ये आंसर हो गया है। और बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए, और जितना ही आप अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, और क्लास के 11th के विद्यार्थी के लिए एक रामबाण जो है सॉल्यूशन है। और मैं समझता हूं कि अगर इस सॉल्यूशन को समझ लेंगे तो आपको कई चैप्टर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एनुअल एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एक प्रकार का मॉडल क्वेश्चन का हल है, और ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आएगा, एनुअल में इससे भी आएगा। और जो बच्चा कर चुका है, पेपर दे चुका है, वो भी अपना टेस्ट कर ले कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का क्वेश्चन आप किए हो बेटा। पूरे वीडियो को जब अच्छे तरीके से देखोगे तो मैं समझता हूं कि आप मूल्यांकन स्वयं कर लेंगे कि आप कितने नंबर के कर चुके हो, और आने वाले जो एनुअल एग्जाम है उसमें कैसा परफॉर्मेंस करोगे बेटा। थैंक यू बच्चा।